Hi everyone, welcome to द टीचर्स यूट्यूब चैनल। द टीचर्स हरियाणा पे प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। जहाँ पर आपको 2 दिख रहा है वहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। पूरी एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है और यकीन कीजिए जो भी दोस्त इस पूरी सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखने का कार्य करेगा उसको 25 में से 25 नंबर हरियाणा जीके के यहीं से उसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हमारा, बाबर ने 1527 में कौन सा युद्ध जीता था? बाबर, ठीक है। बाबर की मैंने यहाँ पर तस्वीर भी लगा रखी है, दिखा देता हूँ मैंने। देखिए, तो बाबर आप सबको पता है कि एक मुग़ल सम्राट था, ठीक है, और मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक था ये। तो इसने 1527 में एक युद्ध किया था और इसने उस युद्ध को जीत लिया। तो प्यारे दोस्तों वह था आपका खानवा का युद्ध। यह रहा खानवा का युद्ध, ठीक है। इससे रिलेटेड यानी कि बाबर से रिलेटेड मैं आपको कई सारे फैक्ट करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यह तस्वीर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप, स्टार्टिंग में यहाँ से करवाता हूँ, ठीक है। एक बार आप यहाँ से देखिएगा। जो बाबर है, बाबर ने क्या किया था? देखिए बाबर ने क्या किया 1526 ईस्वी में, ठीक है, इसने एक युद्ध किया जिसको हम युद्ध या लड़ाई बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत की प्रथम लड़ाई, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो पानीपत के अंदर वह लड़ाई या फिर वह युद्ध हुआ था। एक तरफ था उसमें मुग़ल सम्राट बाबर, तो दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। या आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर प्यारे दोस्तों 5 वंश आपके आए हैं, ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, यह उसकी ट्रिक है। तो सूंघ लो यानी लास्ट में लो आया है तो लो से लोदी, ठीक है। तो लोदी वंश सबसे आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का और इसी लोदी वंश का सबसे आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में क्या होता है, पानीपत के अंदर एक युद्ध या एक लड़ाई होती है जिसको यह जीत जाता है। कौन? बाबर। और यहीं से उसका क्या होता है, मुग़ल सम्राट बन जाता है, यानी कि मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 में, ठीक है। आपके शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, ठीक है, ये तमाम शासक थे, मुग़ल सम्राट थे ये सभी, और इसी वंश के अंदर ये शासन करते हैं। तो 1526 की यह घटना है। अब यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख ले कि यह युद्ध जो खानवा का युद्ध है, यह तो 1526 का मैंने आपको बता दिया। अब 1526 से अगले ही साल हुआ खानवा का युद्ध, यानी जो हमारा प्रश्न था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में 16 मार्च 1527 को आगरा से 25 किलोमीटर दूर एक खानवा गांव है, वहां पर हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। राणा सांगा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब राणा सांगा का साथ दिया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था हसन खां मेवाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले ही दिन इसमें क्या हो गया, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। हसन खां मेवाती है जो, वह खानजादा जनजाति के अंतिम शासक थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल ट्रिपल स्टार इसको कर लीजिएगा। राणा सांगा के हार का मुख्य कारण क्या रहा कि बाबर ने बारूदी हथियारों का प्रयोग किया था जो कि उस समय उत्तरी भारत में अज्ञात थे, यानी कि जितना ज़्यादा पता नहीं था। और यही कारण था कि पानीपत की यह प्रथम लड़ाई भी जीत गया था। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यह हमने जान लिया कि 1526 में जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है, लेकिन इसने 4 मुख्य युद्ध लड़े हैं। किसने? बाबर ने। एक ट्रिक बताऊंगा मैं, बस आप वह ट्रिक याद रखिएगा, वैसे ही याद हो जाएगी। क्या है कि 1526 से आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए 1526 में क्या किया, 26 का आप याद रखिएगा कि बाबर ने पानी पिया, ठीक है, पानी पिया 26 में, और 27 में उसने खाना खाया। पहले उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर क्या किया भाई उसने, फिर वह चांदनी रात में, चांदनी रात थी, चांदनी रात में घर चला गया, ठीक है, घर चला गया और घर पर जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 26 में उसने पानी पिया, यानी 26 में पानी से पानीपत की लड़ाई लड़ी। 27 में खाना खाया, यानी कि खानवा का युद्ध जो कि आज का हमारा प्रश्न था। 28 में वह चांदनी रात में यानी कि चंदेरी का युद्ध कहाँ चला गया, 29 में घर चला गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और घर पर जाते ही यानी अगले ही क्षण यानी कि अगले ही साल 1530 में 26 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। यदि आपने इस ट्रिक को जस्ट सुन भी लिया तो यकीन कीजिए आपको बस अब पूरा कंटेंट याद हो चुका है। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को और मृत्यु हुई है इसकी 26 दिसंबर 1930 को। कहाँ पर? आगरा में।
तो यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे अलग क्वेश्चन जो कि हमने इससे मिलते जुलते कर लिए। तो ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से याद करने की कोशिश किया करो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से किसे जाना गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह थे वो व्यक्ति जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है प्यारे दोस्तों जॉर्ज थॉमस। ठीक है, यह जॉर्ज थॉमस भी बहुत सारे दोस्त इसको बोलते हैं। देखिए जॉर्ज में, यदि आप जॉर्ज को अच्छे तरीके से देखें तो जॉर्ज से ही बना है जहाज। ठीक है, अब देखिए यह व्यक्ति कौन था और इसको जॉर्ज थॉमस जिसका नाम है जहाजी साहब क्यों कहा गया, वह सब देखने वाले हैं। देखिए 1782 में समुद्री जहाज में मजदूरी करते हुए यह व्यक्ति क्या था, भारत आया था। 1782 की यह घटना है, इसलिए क्योंकि जहाज में आया था तो इसी वजह से इसको जहाजी साहब भी बोलते हैं। साहब क्यों लगा, जहाज में आया था, जहाज मान लिया, लेकिन साहब क्यों लगा अब आगे बताने वाला हूँ। अब देखिए आगे, इसका जन्म 1756 में, यानी कि 26 साल का था जब वह भारत आया, तो 1756 में आयरलैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है साहब, 1786 में दिल्ली पहुंचा और बेगम समरू की सेना में शामिल हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेगम समरू। थॉमस को टप्पल का जागीरदार नियुक्त किया गया। इसके बाद निवास स्थान हिसार में इसका क्या था, जॉर्ज कोठी था। ओके साहब, इसकी मृत्यु 1802 में ही हो गई, मात्र ये लगभग 46 वर्ष के रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, इसकी बहरामपुर में, जो कि कहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो इसकी जीवनी लेखक हैं इनके, जो जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है वह थे विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3-4 डेट्स की। 56 में इनका जन्म हुआ, 82 में समुद्री जहाज में मजदूरी करते हुए भारत आए, 1786 में एक बेगम समरू हुई, उनकी सेना में ये शामिल हो गए। ठीक है, टप्पल का जागीरदार नियुक्त इनको किया गया, और इनका निवास स्थान कहाँ था, हिसार में, जॉर्ज कोठी। ठीक है, जॉर्ज कोठी उसको बोलते थे। और बहुत बार हरियाणा के प्रश्नों में यह जो पेपर हुए हैं उनमें पूछा भी गया है कि जॉर्ज कोठी कहाँ पर है, तो प्यारे दोस्तों कहाँ रहेगा आपका, हिसार में। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस एक आयरिश भाड़े का सैनिक था। ठीक है, जिसने 18वीं सदी के अंत में हरियाणा में अपना राज्य स्थापित किया। 18वीं सदी के अंत का क्या मतलब हुआ कि जब 18वीं सदी आने वाली थी उस टाइम की ये बात है, और 1798 से 1801 तक इन्होंने शासन किया। अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसने भारत का पहला और एकमात्र आयरिश राजा माना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना कि भारत का एकमात्र आयरिश राजा कौन हुए, या भारत में आने वाला एकमात्र आयरिश राजा, तो वह कौन था, जॉर्ज थॉमस। और उसने हरियाणा के हिसार और रोहतक जिले में अपना राज्य बनाया था। उसकी कहानी एक साहसिक और रोमांचक व्यक्ति की है जिसने अपनी योग्यताओं से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे बाद में जहाजगढ़ के नाम से जाना गया। ठीक है, जहाजगढ़ और जॉर्ज कोठी, यह दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, जहाजगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रशासनिक मंडल का मुखिया कौन होता है, प्रशासनिक मंडल। ठीक है, इसका बताइए। क्या आपको पता ही होगा कि हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। ठीक है, और 6 मंडल का जो मंडल होता है तो उसका मुखिया यानी कि उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, उसको हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों कमिश्नर। ठीक है, अब देखिए जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर सन 1966 को, तब उस टाइम पे क्या था, हरियाणा के अंदर सिर्फ 4 ही मंडल थे। कौन कौन से, GHAR यानी गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। वर्तमान में कितने हैं अभी, 6, तो 2 अभी बढ़ चुके हैं। कौन कौन से, KF यानी कि करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो कितने बड़े हैं, 2, पहले कितने थे, 4, अब कितने हो गए, 6, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो करनाल और फरीदाबाद यह बड़े हैं, यह बड़े हैं आपके फरवरी 2017 में। तो हम बोल सकते हैं कि फरवरी 2017 से पहले यानी कि जो 2011 का जनगणना हुई थी तो उसमें हमारे पास कितने मंडल थे, तो वह थे हमारे पास 4। क्योंकि अब आपको ये तो पता है कि वर्तमान में भी 6 मंडल हैं, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों को उनकी डेट का नहीं पता कि वह जो 2 एक्स्ट्रा मंडल बने थे वह
कब बने थे, तो ध्यान रख लीजिएगा 2017 में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से एग्जामिनर सेट कर सकता है कि 2011 के डेटा के अनुसार बताइए हरियाणा में कितने मंडल हैं। तब आपके पास ऑप्शन यही डालेगा कि 4, 6, ये तो डालेगा ही, और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, 6 पर जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से एग्जामिनर आपको घुमा देता है और आते आते प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। बस आपको इसी बात का ध्यान रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो जो भी इस यूट्यूब चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उनको पहले ही बोल रखा है कि आपको हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं तो उनके प्रत्येक का गठन यानी कि डेट आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि यह कब बना था, और फिर उसके हिसाब से हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं। मान के चलिए कि 1989 में हमारे हरियाणा के 4 ज़िले बने थे, ठीक है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन रहा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम एक जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि किस मुख्यमंत्री के काल में कितने ज़िले बने होंगे। तो देखिए, चौधरी बंसीलाल जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे हरियाणा के यह मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा के यह तीसरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रथम जाट मुख्यमंत्री हमारे कौन थे, यही थे। इनसे पहले 2 कौन कौन से थे, तो राव वीरेंद्र सिंह दूसरे, और पहले बताइए पहले कौन थे आपके, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, पहले वो, दूसरे राव वीरेंद्र सिंह और तीसरे ये, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। क्या कुछ नीचे भी है, हाँ यहीं तक है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले इन्हीं के काल में बनने का कार्य हुआ है। अब देखिए आप, इनका जन्म हुआ है 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़। गोलागढ़ एक गांव है जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट बताइए आपका कब बना था, 1972 में। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 ज़िले बने थे। कौन कौन से आपके, एक तो भिवानी और एक सोनीपत। जो यह अब आप भिवानी देख रहे हो, यह हिसार से अलग हुआ था 1972 में। और इस भिवानी से आगे चलकर 2016 में चरखी दादरी अलग एक ज़िला बन गया। और वही चरखी दादरी जो कि आपका सबसे नवनिर्मित ज़िला भी है और जिसके अंदर सिर्फ 2 विधानसभा की सीट हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि इसके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं चरखी दादरी की। जी हां, चरखी दादरी के अंदर एक भी आपकी विधानसभा आरक्षित सीट नहीं है। ओके साहब, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका चरखी दादरी है वह किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। मैंने बात की है राज्य की, ना कि जिलों की, ठीक है। किसी भी अलग राज्य के साथ वह सीमा नहीं बनाता, ठीक है। और एक आपका रोहतक। तो हरियाणा के अंदर ऐसे 2 ज़िले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो पहला रोहतक, दूसरा चरखी दादरी। 2016 से पहले यानी कि 2011 के डेटा में हमारे पास एक ही राज्य था जो कि किसी भी अलग, एक ही ज़िला था जो कि किसी भी अलग राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता था। वह कौन सा था, रोहतक। लेकिन 2011 के डेटा के बाद 2016 में हमारा बना चरखी दादरी। ओके, चलिए लगे हाथ में एक और बात पूछ लेता हूं कि 2011 के डेटा के अनुसार हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा साहब 21। तो उससे और अब तक, अब हम लगभग 25 के एंड में है, यानी कि लगभग 26 में ये हम पहुंचने वाले हैं। तो लगभग 15 सालों में हमारे पास एक ही ज़िला बना है, वह भी आपका चरखी दादरी, जो कि आपका भिवानी से निकाला गया था। भिवानी कब बना था, 1972 में। इसके साथ सोनीपत भी बना था 22 दिसंबर 1972 को। ऐसे आप यदि याद करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो गोलागढ़ कहाँ पर है, आपका भिवानी में, ठीक है। भिवानी की एक आपकी लोकसभा सीट है तोसाम, ठीक है। तो तोसाम विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है गोलागढ़ गांव। और वहीं से थे हमारे मुख्यमंत्री, कौन से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आपके चौधरी बंसीलाल। अब इनके वंशज भी हैं आगे राजनीति में, और इसी विधानसभा सीट से वह अभी हरियाणा में मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है वहाँ पर है। लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारा मुख्य प्रश्न है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव में, जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्यारे दोस्तों, यह 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और 7 बार यह विधायक बने हैं। 3 बार यह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और 2 बार यह राज्यसभा सदस्य भी बने हैं।
ठीक है। 1970 में हर एक गांव तक, हर एक घर तक नहीं, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने की घोषणा की गई थी। तब यह क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून बनाया गया और 1 अप्रैल 1998 को उसकी समाप्ति कर दी गई। तब भी यह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा गया? चौधरी बंसीलाल को। ठीक है। हरियाणा का निर्माता भी किसे कहा गया? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का भागीरथ राजा किसे कहा गया? चौधरी बंसीलाल को। इनके वंशज कौन है? किरण चौधरी, ठीक है, और श्रुति चौधरी। मैंने इसी वजह से इन दो का नाम लिखा क्योंकि यह है अभी राजनीति में सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 2006 को। ठीक है। अब बात करते हैं इनके वंशज की, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। जो इनके वंशज हैं किरण चौधरी, वह अभी राज्यसभा के सदस्य है। ठीक है। और जो श्रुति चौधरी है वह अभी हरियाणा में जो अभी अक्टूबर में चुनाव हुए थे, अक्टूबर 2024 में, लगभग 1 साल होने को आया। ठीक है। यदि आप वीडियो बाद में देखें तो हो सकता है कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका हो। तो 2024 के एंड में या आखिर में जब हमारे चुनाव हुए थे लोकसभा के लिए, तो इसी विधानसभा सीट से, किससे? तोशाम से। तो तोशाम विधानसभा जो सीट है वहाँ से श्रुति चौधरी जीत दर्ज करती है बीजेपी पार्टी से, और वह जीत जाती है और उनको कैबिनेट मंत्रालय मिलता है, मतलब वह कैबिनेट में शामिल हो जाती है। और जो जल मंत्रालय है वह उन्हीं के पास है। किसके पास है? श्रुति चौधरी के पास। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा। राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा हमारे जो पंचायती चुनाव है वह करवाए जाते हैं। ओके साहब। इसका गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को इसका गठन हुआ था। किसका? राज्य चुनाव आयोग का। ठीक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? पंचकूला में। इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है देवेंद्र सिंह कल्याण, यह आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, देवेंद्र सिंह कल्याण अभी क्या है? राज्य चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा राज्य के। ठीक है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रख लेना है? एक तो इनका जो नाम है वह ध्यान रख लेना है। ओके। इसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है वह आप अच्छे तरीके से रट लो। यह 2 चीज़ तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है, आई थिंक वो तो सबको पता ही होगा, क्योंकि जो हरियाणा के जितने भी संस्थाएं हैं इसके या तो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है या फिर पंचकूला में है ज़्यादातर। चलिए अगला प्रश्न। प्रदेश में यानी कि राज्य में सबसे पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा। हैबतपुर गांव जो कि आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है, और वही जींद डिस्ट्रिक्ट जिसका गठन हुआ था 1966 में। ठीक है। जींद हमारी रियासत भी थी, तो 1966 में इसका गठन हुआ था। और 1966 में इसके साथ 6 और ज़िले बने थे, यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा में 7 ज़िलों का गठन हुआ था। तो बस आपको बात यह ध्यान रख लेनी है कि उस टाइम पर जो 7 ज़िले थे उनमें सबसे छोटा था जींद और सबसे बड़ा था हिसार। ठीक है। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2015 में यह खोला गया था हैबतपुर गाँव में, और जो इसकी आकृति है वह आपके लेटर एल यानी कि अक्षर एल, जो इंग्लिश का अक्षर एल है उसके जैसी है। ठीक है। ऊपर से जो ड्रोन के द्वारा स्क्रीन शॉट या फुटेज लेते हैं उसमें यह देखा गया है। सबसे ज़्यादा ग्राम सचिवालय अब कहाँ पर है? हिसार और सोनीपत में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी। सबसे कम कहाँ पर है? पंचकूला और फरीदाबाद में। ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? पंचकूला, क्योंकि पंचकूला तो तकरीबन आपका शहरीकरण इसमें ज़्यादा है, फरीदाबाद में भी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। हरियाणा के सर्वाधिक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे? यानी कि हमारे राज्यपाल की बात कर रहा है, तो ये थे आपके BN चक्रवर्ती, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और यह हरियाणा के दूसरे आपके राज्यपाल थे। पहले कौन थे आपके? धर्मवीरा, दूसरे आपके BN चक्रवर्ती। ठीक है साहब। चलिए अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर चल पड़ते हैं। जो इनका कार्यकाल है वह 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहा। तो लगभग 8.5 साल का इनका कार्यकाल था, और यही सबसे ज़्यादा रहा है। कहाँ से थे ये? यह थे आपके पश्चिम बंगाल से। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई है, सन 1976 में। धर्मवीर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और इनका संबंध बिजनौर
जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से इनका संबंध रहा है। कब बने थे ये? 1 नवंबर 1966 को। इनका कार्यकाल लगभग 10 महीने का रहा था, ठीक है, यहाँ तक 15 सितंबर 1967 तक। वर्तमान में अभी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। यह 19वें नंबर के हैं, यानी कि इससे पहले हरियाणा को 18 राज्यपाल मिल चुके हैं। यह कौन से हैं? 19वें हैं, ठीक है साहब। 1999 से और 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के ये अध्यक्ष रह चुके हैं और यह रही इनकी एक प्यारी सी तस्वीर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? सन 1944 में। कहाँ पर? हावड़ा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, तो हावड़ा में इनका जन्म हुआ। अभी ये 81 ईयर्स 81 साल के हैं, 82 के होने वाले हैं। 18वें नंबर के कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कोई भी अध्यक्ष, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें पहला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, हो उसके दूसरा भी याद कर लो। एक जो आपका वर्तमान है वह कौन से नंबर का है, और एक वर्तमान से पहले का। तो ये 4 अध्यक्ष आपको किसी भी डिपार्टमेंट के हो काफ़ी अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? कस्बे की बात कर रहा हूँ मैं। कस्बे भी मिल सकते हैं आपको, खंड भी यहाँ पर मिल सकता है। तो कस्बे कितने हैं? कस्बे आपके 154 हैं और खंड कितने हैं? 143 हैं, ठीक है। खंड मिले तो 143, कस्बे मिले तो 154। यहाँ पर आपको खंड भी मिल सकता है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर देख लेना है कि क्या है। 154 है और 143 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कस्बे कहाँ पर? आपके अम्बाला में है। अब आप याद कैसे रखोगे? देखिए, खंड, ठीक है, हम बोलते हैं कि खंड खंड में, ठीक है, यानी कि हमारे हर एक रोम रोम में प्यार बसा है, ठीक है, क्योंकि तभी तो यह सृष्टि प्रकृति जिंदा है, ठीक है। और प्यार को हम क्या बोलते हैं? 143, यानी कि आई लव यू, ठीक है। मतलब जस्ट फॉर ट्रिक, आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप, क्योंकि वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कस्बे 143 ना कर दो, लेकिन आपको कस्बे से अच्छा बेटर याद रख लेना है। खंड 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 में क्या है? भगवान बसते हैं, ठीक है, और भगवान से प्यार होता ही है भाई 143। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बेगाना या बेगना किस नदी की सहायक नदी है? तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था। यह बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। यह नदी हिमाचल के नाहन से निकलती है। जो अम्बाला जिले का काला अम्ब है, यह हरियाणा में यहाँ से प्रवेश करती है। कहाँ से? काले अम्ब नामक स्थान से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेगना या बेगाना भी आपको मिल सकता है, रण, टांगरी और नकटी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है? जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के नाहन से निकलती है, हरियाणा के अम्बाला में काले अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था। आज इसको क्या बोलते हैं? मारकंडा नदी बोलते हैं। और इसकी यह जो सहायक नदियाँ हैं 3-4 ये रही, ठीक है। कौन कौन सी आपकी? रण, टांगरी, बेगना और नकटी नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा? आपका एक क्वेश्चन पत्रिका, समाचार पत्र या फिर उपन्यास से रिलेटेड भी आता है। तो गांव की ओर काफ़ी एक अच्छा उपन्यास है जो कि आपका लिखा था मधुकांत ने, ठीक है, मधुकांत ने। अन्य उपन्यास के यदि हम बात करते हैं तो इनका एक था लौटने तक, जो कि सन 1978 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा निश्चय, यह इन्हीं के हैं ये सभी उपन्यास, ठीक है। दूसरा निश्चय आया सन 1980 में। गांव की ओर, यह भी 1980 में। गांव की ओर जो हमने ऊपर बात करी है इसी के बारे में। नया सवेरा 2013 में, ठीक है। लाल पसीना उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु अनंत इनका है ये, और मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन का है। साहब अब याद कैसे करोगे? देखिए 1-2 मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए लाल पसीना, लाल क्या होता है? खून होता है, और खून महाभारत में सबसे ज़्यादा बहा था खून, है ना। अभिमन्यु महाभारत से रिलेटेड है, तो इसी वजह से बस आप यह ध्यान रख लेना कि अभिमन्यु आए तब भी आपको ध्यान रख लेना कि महाभारत से रिलेटेड बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा खून यानी कि लाल रंग की बात हो रही है तो महाभारत में ही बहा था। बस वहीं से लाल यानी आपको खून से रिलेटेड यह चीज़ याद हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि गांव की ओर, नया सवेरा या लौटने तक, यह कुछ प्रॉपरली विलेज की, गांव की बात हो रही है, क्योंकि सवेरा मॉर्निंग होती है शहरों में, सवेरा होता है गांव में। गांव की ओर इसने खुद ही बात कह दी। और लौटने तक, चाहे कोई भी इंसान हो वह आखिरकार तो उसके रूट्स पे आएगा, यानी बेसिक चीज़ों पे आएगा, जो कि आपका क्या है? गांव ही होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो इन सब का क्या है? मधुकांत, मधु यानी कि मीठा, जिसको हम शहद भी बोलते हैं, है ना। मीठा मतलब कि कोई प्यारी सी चीज़, और गाँव से ऊपर क्या ही हो सकता है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन
की मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश कौन सा आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो पहले जान लेते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है और उसका आंसर क्या है। तो इसकी मृत्यु के बाद हरियाणा में अगला वंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि क्या था, राज्य में इस वंश की शुरुआत नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर हरियाणा प्रदेश पर अधिकार किया था। यह तो हो गई इस प्रश्न से रिलेटेड बात। लेकिन जो हर्षवर्धन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है, और मात्र 16 साल की एज में यानी 1606 में यह गद्दी पर बैठ गए थे और 1647 तक यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई यह गद्दी पर ही रहते हैं। तो लगभग 41 साल इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और अभी लेटेस्ट पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। तो प्रीतम पाल सिंह है जो कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का कार्य क्या होता है? जो आपका भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाना। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब बना? 2003 के तहत 2002 के तहत 2003 में बना था। 2011 में हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह को नियुक्त किया गया था और लोकायुक्त पोर्टल, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल अभी 2019 में खोला गया था। चलिए अभी तो नहीं, 6 साल पहले, 6-7 साल हो गई। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 20 दिसंबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर वही कि पंचकुला में होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 3 साल का होता है। इसके कुल स्टार्टिंग में 5 सदस्य थे, लेकिन आज 25, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आज 25 है। पहले कितने थे? पहले 5 थे। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है हरियाणा की, वह है आपकी रेणु भाटिया, ठीक है, रेणु भाटिया है अभी। और भारतीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। हमारे हरियाणा में 1999 में, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 1992 में, 7 साल पहले हो गई थी। अध्यक्ष कौन है अभी? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, यह 9वीं अध्यक्ष है, ठीक है। और 9 अक्टूबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी हरियाणा के अंदर हेडक्वार्टर हैं, क्योंकि एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन जो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो करंट के इशू हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल, यदि आप वीडियो बाद में देखोगे तो मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा, ठीक है, एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? मनीषा, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि यह एक किसी और ने इनकी हत्या की है। तो अब यह क्या थी? एक महिला थी और इसी वजह से महिला होने के साथ साथ वह नो डाउट कि हरियाणा की बेटी थी, लेकिन जो महिला है तो महिला से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ताकि आपको थोड़ी सी उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो। देखिए अब महिला थी तो महिला आयोग जो कि आपका क्वेश्चन भी था, हरियाणा महिला आयोग, तो उसका भी कुछ दायित्व बनता था और उनके ऊपर भी उनके इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिए गए थे, किसके? रेणु भाटिया के। तो इस वजह से भी एग्जामिनर यह क्वेश्चन पुट कर सकता है। और ख़ासकर जितनी लेडीज़ हैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हैं, लगभग देखिए लगभग इस YouTube चैनल पर 65% महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि टीचिंग की ज़्यादातर लड़कियां तैयारी कर रही हैं आज के टाइम पे, और करने भी चाहिए। उनको उनके अधिकारों का अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आप एक महिला हो तो आपको आपके अधिकारों का पता होना चाहिए। जो आपसे हेडक्वार्टर जुड़े हुए हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं, कहाँ पर है, कब उसकी स्थापना हुई, क्योंकि यह इस प्रकार की घटनाएं किसी भी परिवार में किसी के भी साथ घट सकती हैं। तो पहले से ही सचेत रहें कि आपके, जैसे कि पहले 112 जो अभी पुलिस की गाड़ी आती है 112, तो पहले यह नहीं होता था, ठीक है, पहले 100 होता था, ठीक है। अब 100 नंबर का कुछ और काम है, 112 का कुछ और है। तो जिस प्रकार से हमें अब पता चल गया कि 112, हम कहीं पर भी हो, हमारे साथ कोई फ्रॉड कुछ भी होता है तो हम 112 पर कॉल कर देते हैं और एक पुलिस की गाड़ी 112 की हमारे पास 10 से 15 मिनट में पहुंच जाती है। तो हमें यह कैसे पता चला? जब हम इस पर बार बार हमारी आंखों के सामने यह एडवर्टाइजमेंट लेकर आया गया और हमें बताया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि आप एक महिलाएं हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके अधिकारों का पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन सा हेडक्वार्टर आपसे जुड़ा हुआ है। सेकंड, यदि
हो सकता है कि आपकी बहन तैयारी कर रही हो, आपकी वाइफ तैयारी कर रही हो, तो भाई आपका भी पूरा पूरा एक दायित्व तो बनता है कि आप भी आपकी जो घर में लेडीज़ हैं उनको उनके अधिकारों से रूबरू करवाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल पड़ते हैं। वर्तमान हरियाणा राज्य को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। एक तो जो शिवालिक और अरावली, हमारे पास 2 पर्वतमालाएं हैं, यानी कि हरियाणा में 2 जगह पहाड़ हैं। आप देसी भाषा में इस प्रकार से बोल सकते हो, एक शिवालिक और एक अरावली। शिवालिक हमारे ऊपर की तरफ और अरावली नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कहाँ पर और ऊपर की तरफ कहाँ पर? जहाँ पंचकूला और कुछ अंबाला में, ठीक है। इस प्रकार से जो थोड़े बहुत यमुनानगर में जो ऊपर की तरफ है, मेनली आपके पंचकूला में, वह है आपकी शिवालिक पर्वतमाला, और अरावली जो नीचे में हिंदरगढ़ वगैरह में वहाँ पर। अब 3 एरिया और है, एक बागड़ जिसको हम बोल देते हैं कच्छार, और एक पिंडमोट। यह आज के टाइम पे क्या है, यह 5 हमारे भौगोलिक दृष्टि से 5 भाग हैं, ठीक है। HSSC के अनुसार राज्य में 7% भूमि बंजर है, ठीक है। बंजर जहां कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या बताया गया कि इसमें 8 भागों में उन्होंने 8 भौतिक भागों में उन्होंने बांटा है। तो डॉक्टर जसबीर सिंह है, ये 8 भागों में बांटा है, और यह इनकी पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। यह रहे वो 8 भाग। पहला कौन सा है? शिवालिक, वही सेम। दूसरा है आपका अरावली, तो यह 2 तो आपके सेम हो गए। इसके बाद देखिए गिरिपाद का मैदान, इसके बाद जलोढ़ की मिट्टी, इससे अगला बाढ़ का मैदान, आगे बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अगला अनकाई दलदल और तरंगित बालू मैदान। तो यह 8 हैं, इनको आप काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 69वां संविधान संशोधन था, जो कि सन 1991 में यह हुआ था। 69वां 1991 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1985 में। देखिए पहले बनाया गया बोर्ड, यानी कि कोई कमेटी वगैरह बनाई गई, पहले एक बोर्ड बनाया गया। अब इसने कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की होगी, तो इस वजह से कुछ टाइम लग गया, और उसी के आधार पर, इसी बोर्ड के गठन के आधार पर क्या हो, फिर आगे चलकर 1991 में 69वां संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब देखिए अभी हाल फिलहाल तक के मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा का 57% हिस्सा आता है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इसको हम NCR भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो इसमें हरियाणा का 57% हिस्सा आता है, जिसमें हमारे 14 जिले की बाउंड्री या कुछ एरिया इसके अंदर आता है। अब जो जिले नहीं आते, तो हमारे अभी 22 जिले हैं, तो उसमें से 14 जिले आते हैं, तो बचे कितने? 8। तो उसमें से आप ध्यान रखिएगा, पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र। यदि आप देखोगे यह एक मंडल है पूरा का पूरा, है ना। तो 4 जिले ये, और 3 जिले आपके ये हिसार मंडल के, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। इसमें एक चौथा आपका जिला कौन सा है? जींद, लेकिन जींद तो भाई आता है, ठीक है साहब। और 8वां बच गया आपका कैथल। तो यह 8 जिले ऐसे हैं जो कि आपके NCR के अंतर्गत नहीं आते। मैं बात कर रहा हूं अभी हाल फिलहाल 2025 की, लेकिन अभी कुछ जिले इससे बाहर निकलने भी वाले हैं, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। पर अभी क्या हो गया, पर अभी राज्य के कुल नहीं, यहाँ पर कुछ है, ठीक है, कुछ स्थान और कुछ तहसीलें इससे बाहर होंगी। वह है आपकी JCBKM, ठीक है, JCBKM। जे मतलब कि आपका जींद, C मतलब चरखी दादरी, और B मतलब आपका भिवानी, K मतलब करनाल, M मतलब कि महेंद्रगढ़। तो 5 जिले इससे बाहर निकाले जाएंगे, एग्जैक्टली 5 जिले और कुछ तहसीलें आपके बाहर निकाले जाएंगे। किससे? आपका जो NCR क्षेत्र है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसको 1991 में 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में फल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है? तो प्यारे दोस्तों, सिरसा जिला फल उत्पादन में सबसे आगे है। अब देखिए जो सिरसा जिला है सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा फल भी यहीं पर होते हैं, सबसे ज़्यादा गाय यहीं पर है, सबसे ज़्यादा गेहूं भी यहीं पर है, सबसे ज़्यादा आंवला भी यहीं पर है, सबसे ज़्यादा सिखों की संख्या भी यहीं पर है। तो इस प्रकार से आप याद रखने की कोशिश किया करो। और जो सिरसा जिला है वही हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा आपका जो एरिया है उसमें सबसे आगे है वो। और देखिएगा आप, जो सिरसा जिला है हमारा, जो सिरसा जिला है
एक तरफ से पंजाब से और दूसरी तरफ से हरियाणा राजस्थान से, दो राज्यों के साथ यह बाउंड्री बनाता है। कौन? आपका सिरसा जिला। और ध्यान रखिएगा सिरसा जिला आपका हरियाणा के एक ही जिले को टच करता है, किसको? फतेहाबाद को। आगे आता है आपका हिसार, यानी कि हिसार जींद को सिरसा जिला टच नहीं करता। क्वेश्चन इसी प्रकार से आ सकता है कि सिरसा जिले की बाउंड्री हरियाणा के कितने जिलों के साथ लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारे भाई क्या करेंगे, हिसार के साथ भी टच कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हिसार के साथ फतेहाबाद लगता है और फतेहाबाद ही एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जो सिरसा के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा फल हरियाणा में कौन सा होता है? आम। सबसे कम फलों का उत्पादन आपका महेंद्रगढ़ में होता है। मशरूम आपकी सबसे ज़्यादा सोनीपत में है और यह बहुत ज़्यादा फेमस भी है, खुम्बी भी इसको बोलते हैं। हरियाणा का फ्लावर मैन किसको बोला गया? डॉक्टर रामजी जैमल को, जो कि आपके सिरसा से हैं, वही सिरसा अगेन। सिरसा की स्थापना कब हुई थी? कौन सा फल? ठीक है, मैंने ट्रिक करवा रखी है कि जब भीम सोया तो उसने कौन सा फल खाया था, तो ध्यान रखिएगा, बताइए कौन सा फल? तो 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी सिरसा की। ओके साहब, चलिए। हरियाणा का ट्री मैन किसको बोला गया? देवेंद्र सूरा को। राज्य की पहली सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकूला में। फल और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपका घरौंडा, जो कि आपका करनाल में है। फल उत्कृष्ट केंद्र आपका मंजियाना, जो कि आपका सिरसा में है। देखिए फल और सब्जी एक साथ आए तो आपका घरौंडा, फल एक ही आए तब आपका मंजियाना यानी कि आपका सिरसा रहेगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार से रिलेट कर कर पढ़ेंगे, जैसे कि ये ऊपर सिरसा आया था, तो हमने जस्ट 30 सेकंड के अंदर सबसे ज़्यादा गायें हैं, सबसे ज़्यादा सिखों की संख्या है, सबसे बड़ा एरिया में यही है, इसकी डेट देख लीजिए है कब बना था। फतेहाबाद एकमात्र ऐसा जिला जो कि इसको टच करता है। पंजाब दूसरी तरफ राजस्थान, इसको दो राज्य के साथ यह बाउंड्री बनाता है। तो यदि आप एक साथ बहुत सारी जानकारी पहले से ही नोट किए हुए हो या फिर एक रूटीन आपका ऐसा बन जाए, तो यकीन कीजिए कि आपके बहुत सारे ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। और इसी प्रकार से एक जो अच्छा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वही यह कार्य करता है। चलिए, राज्य में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह भी आपका सिरसा में है। अब जितने अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो असौ कहाँ पर है आपका? यानी कि असौ मतलब कि घोड़ा, तो हिसार में है प्यारे दोस्तों आपका। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी एक छोटी इकाई यानी कि ब्रांच बनाई गई है, वह है आपकी टोहाना में है। भैंस अनुसंधान केंद्र की आपकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 को। यह कहाँ पर है? यह भी आपका हिसार में है। बकरी अनुसंधान केंद्र आपका तोसाम। तोसाम विधानसभा की एक सीट है। कौन से? तोसाम, जिसके ऊपर हमने ऊपर अच्छे तरीके से बात भी की थी। भेड़ प्रजनन केंद्र आपका हिसार। सर्वाधिक मवेशी यानी कि भेड़ और बकरी आपकी कहाँ पर है? सिरसा में है। सर्वाधिक पशु यदि पूछ ले तब आपका रहेगा हिसार। सबसे कम पशु आपका रहेगा पंचकूला। और पंचकूला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को क्या इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 के अंदर। किसकी? पंचकूला की। ओके साहब, इसकी डेट आपको बतानी है कि इसकी किस प्रॉपर डेट क्या थी। और सबसे कम जनसंख्या पंचकूला के अंदर है। बहुत सारे हेडक्वार्टर इसी के अंदर है। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो HPSC या फिर HSSC की, वह भी इसी के अंदर है। और चंडीगढ़ को हमारा क्या लगता है? पंचकूला ही लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर है आपका? जहाजगढ़। जहाजगढ़ प्यारे दोस्तों कहाँ पर है आपका? झज्जर में। क्योंकि बात हो रही है पशुओं की, सबसे ज़्यादा पशु हिसार में, सबसे कम पशु पंचकूला में। सबसे बड़ा पशुओं का मेला आपका जहाजगढ़। जहाजगढ़ आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। जिसके ऊपर हमने बात की थी कि एक जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति हरियाणा में आया था। 1798 से 1801 तक उसने प्रॉपर हरियाणा पर काफ़ी सारे राज्यों पर, काफ़ी सारे ज़िलों पर उसने कब्जा कर लिया था, या फिर अधिकार बोल सकते हो कि उसने शासन किया। और उसी में था आपका रोहतक, कि रोहतक को उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो रोहतक में ही था तब क्या आपका? झज्जर। ठीक है साहब, और यही झज्जर था जहाँ पर आपका पशुओं का मेला लगता है, जहाजगढ़। लेकिन जहाज कोठी आ जाए तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार। जहाजगढ़ आ जाए तब आपका क्या रहेगा? झज्जर। और वही झज्जर प्यारे दोस्तों जो कि आपका 15 जुलाई 1997 को इसका गठन हुआ था। और इसके साथ एक और हरियाणा का जिला बना था, वह था आपका फतेहाबाद। तो फतेहाबाद और झज्जर आपके दो जिले एक साथ बनने का कार्य कब किया गया? सन 1997 के अंदर इसका कार्य हुआ था। ओके, तो कोई कमेंट करके मुझे बता दे कि सन 1997 के अंदर हरियाणा के अंदर कौन से मुख्यमंत्री थे? क्या OP चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे? हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, तोसाम की पहाड़ी किस जिले में है? तोसाम यानी कि 48, HR 48
व्हीकल का नंबर होता है। ठीक है, तोशाम की पहाड़ी आपकी, तो तोशाम की पहाड़ी है आपकी भिवानी में, और वही भिवानी जो कि आपका हिसार से सन 1972 में अलग हो गया था जिला। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी एग्जामिनर सेट कर सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि गठन के बाद हरियाणा के अंदर पहला जिला कौन सा बना, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत या ए और सी। ए और सी में क्या था, भिवानी और सोनीपत। तो 1972 में एग्जैक्ट डेट थी 22 दिसंबर 1972। तब क्या हुआ था, 2 जिले यानी कि भिवानी और सोनीपत एक साथ बनाए गए थे 22 दिसंबर 1972 को। हरियाणा के अंदर 8वां और 9वां जिला भिवानी और सोनीपत बनाए गए थे। भिवानी निकाला गया था आपका हिसार से, और वही हिसार जो कि आपका 1966 में जो 7 जिले बने थे उनमें से एक जिला था हिसार, और वही प्यारे दोस्तों आपका सबसे बड़ा जिला था। कौन सा, हिसार। तो हमने अभी क्या पूछा कि तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपकी भिवानी के अंदर है। कुछ और पहाड़ियाँ हैं हरियाणा की जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि एक तो आपकी कहाँ गई आपकी रिवासा की पहाड़ियाँ, ये वाला रिवासा की पहाड़ियाँ, ये भी भिवानी में है। रिवासा एक गांव है जो आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो शाम के विधानसभा के सीट के अंतर्गत ही आई थिंक ये आता है, और भिवानी में है, इस वजह से तो शाम और रिवासा की दोनों आप पहाड़ियाँ याद अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ फेमस पहाड़ियाँ भी है, जैसे कि डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। आई थिंक सभी को पता होगा कि डोसी की पहाड़ी आपके महेंद्रगढ़ में है। और प्यारे दोस्तों ध्यान रखिए, जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वह कहाँ पर है, ठीक है, आपकी महेंद्रगढ़ में भी है, फरीदाबाद में भी है। ठीक है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है, पर्वत रेंज है, उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी आपकी कहाँ पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में ही रहेगी। उसका क्या नाम है, डोसी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। ओके साहब, इसकी हाइट कितनी है, 642 मीटर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन में 642 ना मिले तो आपको ऑप्शन में 652 जरूर मिलेगा। मीटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब, इस प्रकार से आप भी याद किया करो। इसके बाद हम डाडम की पहाड़ियाँ देखते हैं। तो डाडम की पहाड़ियाँ भी आपकी तोशाम में है। तोशाम कहाँ पर, आपका भिवानी में है। मेवात की पहाड़ियाँ आपकी मेवात यानी कि आपके नूहू में ही रहेंगी। आपकी डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में हमने अच्छे तरीके से देखा। रिवासी की पहाड़ियाँ आपके भिवानी में है, इसको भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। कपूरी की पहाड़ी, यह इंपॉर्टेंट है, चरखी दादरी में है। ठीक है, कपूरी की पहाड़ी, भाई कपूर क्या है, छोटी सी है, और छोटी सी क्या है आपकी चरखी दादरी है। चरखी दादरी प्यारे दोस्तों आपका भिवानी से ही अलग हुआ था 2016 में। ओके साहब, इसके अंदर केवल 2 विधानसभा की सीट है, 2 ही विधानसभा की सीट है इसकी आपकी। ठीक है, और इसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। दुल्हेरी की पहाड़ियाँ आपकी महेंद्रगढ़ में है। कल्याणा की पहाड़ी आपकी दादरी में है, और इसमें हिलना पत्थर पाया जाता है। शिवालिक और अरावली में पथरीली मृदा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए, यह क्या है कि हरियाणा में ये आई थिंक प्रश्न कट गया। हाँ, यहाँ पर है, ये है क्वेश्चन कट गया है, लेकिन क्योंकि ऊपर ये मार्का लग गया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यह प्रश्न था कि हरियाणा में अभी वर्तमान में हर्बल पार्क कितने हैं प्यारे दोस्तों। तो राइट है आपका 61। कहीं पर कुछ दोस्त बोले थे कि साहब 59 है। हाँ, लेकिन वो पिछले डेटा के अनुसार है, अभी उसमें 2 और बढ़ गए हैं, तो आप 61 इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है हमारे चूड़पुर में। ठीक है, चूड़पुर आपका एक तो जींद में है, लेकिन एक यमुनानगर है। तो जो यमुनानगर में है उसी में है आपका सबसे बड़ा हर्बल पार्क। लेकिन अभी सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है वह कहाँ पर, आपका मोरनी में। ठीक है, मोरनी कहाँ पर आपकी, देखिए मोरनी कहाँ पर है, पंचकूला में। ठीक है, पंचकूला भी ऑप्शन में मिल सकता है। मोरनी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा ये है हर्बल पार्क है। प्यारे दोस्तों, बात आई है पंचकूला की, तो पंचकूला जब भी आपका ध्यान आए तो आपको ध्यान रख लेना है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम बोलते थे, आप भी बोलते ही होंगे। पंचकूला, C चंडीगढ़ और M मोहाली, यह तीनों शहर मिलकर एक ट्राई सिटी का निर्माण करते हैं। तो जो ट्राई सिटी है उसमें भी पंचकूला आता है। नहरों की नगरी भी इसको हम बोलते हैं, किसको, पंचकूला को बोलते हैं। ठीक है, ओके साहब। इसके बाद ओके, तो टोहाना को क्या बोलते हैं, टोहाना को, तो टोहाना को क्या बोलते हैं यह भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि टोहाना को भी कुछ नहरों से रिलेटेड बोलते हैं। जो भी दोस्त यहाँ तक पहुँचा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। सन 1995 में क्या हुआ था, पंचकूला का गठन हुआ था, और 1995 5 आ रहा है, पंचकूला 5। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पंचकूला जनगणना में सबसे छोटा जिला है, और एरिया में फरीदाबाद के बाद सबसे छोटा एरिया है। कौन, पंचकूला। ओके साहब, 2 इसके अंदर विधानसभा की सीट है। कौन कौन सी आपकी, कालका, और दूसरा आपका
पंचकूला, ठीक है। पिंजौर विधानसभा की सीट नहीं है। ओके, जब हम हिमाचल के लिए जाते हैं, बद्दी के लिए जाते हैं, सोलन के लिए जाते हैं, तब हमें कालका से ही गुजरना पड़ता है और कालका ही हमारा एक हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है और कालका ही हमारा लास्ट पॉइंट होता है जब हम पंचकूला से हम या कालका से हम हिमाचल की तरफ प्रवेश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, आपको पता भी होगा। ओके साहब, इसके अंदर 2 ही आपकी विधानसभा की सीट है, लेकिन खास बात कि इसमें एक भी आपकी आरक्षित सीट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं प्यारे दोस्तों? पंचकूला की, जिसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 1995 में। ओके साहब, जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हरियाणा के एक ही जिले को लगता है, जिस प्रकार से सिरसा हरियाणा के एक ही जिले को लगता है। सिरसा लगता है आपका एकमात्र जिला हरियाणा का फतेहाबाद और चंडीगढ़ आपका लगता है हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकूला, जो पीसीएम में भी आता है, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं किसके अंदर? पंचकूला के अंदर, ठीक है। पहाड़ियाँ जो आपकी शिवालिक की रेंज है वह सबसे ज़्यादा आपकी पंचकूला में है और पंचकूला में ही सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? करो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, ठीक है। और जो आपका पिंजौर गार्डन है वह भी यहीं पर है। कहाँ पर? पंचकूला के अंदर। मुगल गार्डन भी इसको बोल देते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जुलाई की स्टार्टिंग में आपका क्या लगता है? एक आम मेला लगता है, ठीक है। तो खास बात है, इस प्रकार से आप भी जोड़ कर याद किया करो। देखिए, राज्य की प्रथम महिला बस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कौन है? वह है आपकी शर्मिला। यह रेवाड़ी की रहने वाली है। याद कैसे रखोगे कि लेडीज थोड़ा ज़्यादा शर्माती है ना। बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो शाई पर्सन होते हैं, जो शर्माते हैं, लेकिन फितरत ज़्यादा थोड़ी सी लड़कियों की होती है। तो भाई अब कंडक्टर तो लग गई, लेकिन यह शर्माने लगी, तो शर्माना यानी कि शर्मिला कहाँ की है? ये रेवाड़ी की है। प्यारे दोस्तों, रेवाड़ी का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को हुआ था और इसके साथ 3 और जिले हरियाणा के बने थे। कुल मिलाकर 1 नवंबर 1989 को 4 जिले हरियाणा के बने थे, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और एक और बताइए, कैथल, ठीक है। तो 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को। चलिए अगला प्रश्न, रामगढ़ का किला, किल नहीं, यहाँ पर किला है। ये कहाँ पर है? पंचकूला में है रामगढ़। एक रामगढ़ आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में भी है, जो कि आपका कलायत एक विधानसभा सीट है, HR 43 व्हीकल नंबर है, ठीक है। तो एक इसके अंतर्गत भी आता है रामगढ़, लेकिन वो एक गांव है। लेकिन हम बात करें पंचकूला में जो एक किला है, ठीक है। चलिए कुछ और किले हैं, जैसे कि रायपुरानी का किला, वह भी आपका पंचकूला में है। यह किला गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। छछरौली का किला यमुनानगर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसको? यह किला कलसिया राजा की राजधानी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलसिया राजा की राजधानी कौन था? छछरौली का किला। लेकिन जो छछरौली है उसके अंदर एक लोहागढ़ नाम स्थान है, जिसको हम अभी सिखों की कैपिटल घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है कि सिखों की राजधानी जो कि आपका छछरौली के अंदर है। ओके साहब, यानी कि यमुनानगर के अंदर। यह भी आपका छछरौली के अंतर्गत आता है। छछरौली का किला जो कि आपका कलसिया राजा की राजधानी थी। हरियाणा की राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? चंडीगढ़। लेकिन मैं पूछ लूँ हरियाणा की आर्थिक यानी पैसों से संबंधित राजधानी आपका रहेगा गुरुग्राम। और यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी आपका रहेगा रोहतक, ठीक है। और यह थी आपकी कलसिया राजा की राजधानी। इस प्रकार से आप याद रख लेना। आपका सारस का किला कहाँ पर है? सारस सिरसा, याद हो जाएगा। जींद का किला 1975 में बनाया था राजा गजपत सिंह ने, ये तो साधारण सिंपल ही है। करनौली का किला भाई उदय सिंह के पूर्वजों ने इसको बनवाया था। महम की बावड़ी 1556 में, ठीक है, किसने? सुधोदक लाल के द्वारा बनाई गई थी। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमारा कितना लेक्चर अभी पेंडिंग है। चलिए कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग आपका मैं 10 मिनट का टाइम और लूँगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं। हाँ, गठन के समय हरियाणा में कितने खेल स्टेडियम थे? तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर सिर्फ एक खेल स्टेडियम था, कुल एक ही खेल स्टेडियम था। लेकिन वर्तमान 2025 की मैं बात करूँ तो 429 खेल स्टेडियम हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ग्रोथ भी की है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ 1966 और 2025 का डेटा की, ठीक है। यदि आप बाद में देखो कि हो सकता है कि प्यारे दोस्तों थोड़ा सा डेटा चेंज भी हो जाए, लेकिन 2025 या 26 तक तो लगभग यही डेटा रहेगा। तब उस टाइम पे जिले थे 7, घर JKM, GHAR गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक, JKM जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। लेकिन आज 2025 में अभी हैं 22, लेकिन 2026 में प्यारे दोस्तों यह जिले कितने हो जाएंगे? 25 या फिर 26। ओके साहब, मंडल उस टाइम पे कितने थे? 4, लेकिन अभी हैं 6। मंडल अभी नहीं बढ़ेगा आई थिंक। हाँ, एक मंडल आपका बढ़ भी सकता है। तो पहले थे आपके 4 और अब हैं आपके 6 मंडल, ठीक है। जो आपके 2 मंडल है वह फरवरी 2017 में बढ़े थे। लोकसभा क्षेत्र आपके पहले कितने थे? लोकसभा
मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं कर रहा। पहले थे 1966 में 9 और अब हैं आपके 10। 10 में से आपके 2 आपके आरक्षित हैं, अंबाला और सिरसा। साक्षरता उस टाइम पे थी 26, यानी कि 27 मान लो एक प्रकार से कि 100 में से 27 लोग ही पढ़े हुए थे। और 2011 का जो हमारा डेटा है उसमें है आपके 100 में से लगभग 76 यानी कि 76 लोग पढ़े हुए हैं। और जो अभी हमारी अगली जनगणना होगी उसमें आपका ये है आंकड़ा आपका लगभग आपका 87 से 89 या 90% के आसपास यह डेटा जाने वाला है। गांव थे पहले 2525 और अब हो चुके हैं आपके 7287। यह है अभी 2025 के अनुसार। लेकिन आपके 6200 के आसपास, आई थिंक 6741 गांव थे आपके 2011 के डेटा के अनुसार। महिला कॉलेज पहले 5 थे लेकिन अभी आपके कितने हो चुके हैं 63। महिला पुलिस थाने आपके पहले 1 भी नहीं था, आपके 33 हो चुके हैं अभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 और 3 का यह है आंकड़ा। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत कितना किया? तो 2,05,000 और 17,29,000। आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। 2 लाख नहीं, हाँ ठीक है, 2,05,017, ये 29,000 नहीं, ये करोड़ों में है। तो आप 2,50,17 ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप 20,50,17 भी इसको याद रख सकते हो, लेकिन यह करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। 2024-25 के लिए 1,80,000 था, लगभग 13.7% की वृद्धि हुई है। आज का हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, यदि जो भी दोस्त आज के इस 1 घंटे के लेक्चर को जिसने अच्छे तरीके से अटेंड किया है, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो एक वो शिद्दत है पढ़ने के लिए, एक जागृति है, और इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह है आपकी करनाल में, ठीक है। तो करनाल के अंदर है। तो इसकी स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में 1923 में बेंगलुरु में, लेकिन 1955 में क्या किया गया, करनाल इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे यहाँ पर क्या है, अनुसंधान है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उसकी तस्वीर भी दे रखी है, जैसे कि CSSRI यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह क्या है आपका, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। 1969 में इसकी स्थापना हुई, जो कि आपका करनाल के अंदर है। गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान यह है कहाँ पर है आपका, करनाल में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद यह रही एक प्यारी सी तस्वीर, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान आपका करनाल में है। सन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय भैंस घोड़ा यानी कि असव भेड़ बकरी अनुसंधान आपके 1985 में इसकी स्थापना हुई, हिसार में है। ओके साहब, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर पूछा भैंस के बारे में, घोड़े के बारे में, भेड़ के बारे में, बकरी के बारे में, तो इनकी स्थापना हुई थी 1985 में, जो कि आपका हिसार में है। हिसार ध्यान रखिएगा। यदि पूछ ले डायरेक्ट पशुओं के नाम तो आपका रहेगा हिसार में, लेकिन पूछ ले सिर्फ पशु, जैसे कि यहाँ पर पूछा था पशु, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, तो यह आपका आएगा राइट आंसर करनाल। लेकिन अकेले अकेले पूछ ले तब आपका राइट आंसर रहेगा हिसार। ओके साहब, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट, राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान आपका नैनवाल, जो कि आपका मानेसर में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और आपका NIFTM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट, ये आपका कुंडली में रहेगा, जो आपका सोनीपत में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हमने कर दिया कंप्लीट। और जिस भी दोस्त ने यहाँ तक साथ दिया है, यहाँ तक पढ़ने का कार्य किया है, तो यकीन करिए कि आपके अंदर वो एक उत्सुकता है पढ़ने की, और आप एग्ज़ाम क्रैक कर ही जाओगे। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं जब भी आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ, मैं कभी भी बीच में लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस प्रकार के वर्ड का यूज नहीं करता, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ। क्योंकि फिर उसमें स्टूडेंट में कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ स्टडी आ ही जाता है, और क्या पता वो वीडियो को वहीं पर क्लोज कर दे, और क्या पता उसका उस टाइम तक एक अच्छा मूड चल रहा होता है, ठीक है। तो हमारा मोटिव यानी कि द टीचर्स का मोटिव यही रहता है कि पहले आपको एक अच्छे प्रकार से पढ़ाने का कार्य किया जाए। जो मोटिवेशन की बातें हैं या कुछ और आपके कमेंट्स को पढ़कर जो भी मुझे रिप्लाई करना है, वह लास्ट के मैं 3-4 मिनट में आपको करवा ही देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। जिस भाई को, जिस दोस्त को अब यहां तक
यहाँ यहीं तक पढ़ना था या समझना था तो वह आपके अगले सब्जेक्ट की तैयारी कर सकता है। लेकिन यदि जिसके पास 2 से 4 मिनट का टाइम और है, यहाँ पर मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, तो वह रुक भी सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए प्यारे दोस्तों। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पर मुझे मैसेजेस भी आते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी यही सवाल पूछा जाता है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम किस प्रकार से तैयारी करें। देखिए, आप जो भी काम करो लाइफ में, आप जॉब के लिए पढ़ें, आप स्पोर्ट्स के आप स्पोर्ट्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, या आप कोई भी एक छोटा सा काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रख लेनी है और वही है आपकी लाइफ का आधार, ठीक है, वही है आपकी लाइफ का बेस। बस जिस भी दोस्त ने इस बात को समझ लिया, सोच लो उसकी नैया पार हो गई। हाँ, लेकिन समझने से काम नहीं चलेगा, उसको वह काम करना भी पड़ेगा। और वह बात क्या है? वह बात है कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार, कंसिस्टेंसी। यानी कि यदि आप आज हरियाणा जीके पढ़ रहे हो और आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तब भाई आपको हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा। और यही एक दिन कर कर आपका 1 से 1.5 साल हो जाएगा, तब आप HCS जो हरियाणा का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसमें भी आप अपीयर हो सकते हो, उसमें भी आप बैठ सकते हो। और खाली आप बैठोगे या अपीयर नहीं होगे, आप एक अच्छा स्कोर भी उसके अंदर करोगे। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट हरियाणा जीके की, क्योंकि उसमें और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, वह भी आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हरियाणा जीके को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करवा पाता हूँ, अच्छे तरीके से यूज्ड हूँ, तो मैं आपको एक पैटर्न बता सकता हूँ। तब आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि बस यही सोचते हैं कि भाई ठीक है, लास्ट में एक किताब पढ़ लेंगे हरियाणा जीके की, भाई 25 में से 25 तो हमारे आ ही जाएंगे। कुछ दोस्त बोलते हैं या कुछ टीचर्स भी इनफैक्ट बोलते हैं कि ठीक है, आपको सिर्फ एक ही किताब बताएंगे, आपके उसमें 20+ तो आ ही जाएंगे। बस यहीं पर गलती हो जाती है कि आपको लगता है कि आप आखिरी के 10 दिन में 20 नंबर गेन कर सकते हो। नो डाउट कि आप बहुत सारा डेटा पढ़ लेंगे, बहुत सारा मटेरियल आपके हाथ में होगा और वह बुक भी आपके हाथ में होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है प्यारे दोस्तों। और वह कैसे आती है? यह हरियाणा जीके की बात नहीं हो रही, बात हो रही है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमें तैयार तो सभी करने हैं, ठीक है। तब आपको क्या करना है? लगातार, यानी कि आपको हर एक दिन पढ़ते ही रहना है, हर एक दिन टाइम फिक्स कर लीजिए। मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि आप 10 से 12 ही हरियाणा जीके को पढ़ें, जो भी आपको टाइम सूट करता है, सूट ना भी करता हो तब भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यदि आप एक जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं तो। यदि आप कुछ और काम कर रहे हैं, वैसे इस वीडियो पर आ गए थे, तब भी आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। आपको कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम हो, आपको यकीन कीजिए, यदि आप इस पद्धति से, इस स्ट्रेटजी से यदि आप काम करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको 30 दिन के बाद यह रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। 30 दिन तक आपको क्या करना होगा? पढ़ना ही होगा। मान के चलिए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर से, किसी अदर यूट्यूब चैनल से, आपके नोट्स जो आपने बना रखे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपका कोई यदि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी पढ़ लो। लेकिन आपको क्या करना है? बस यही एक रूटीन बनाइए कि आप हर एक दिन पढ़िए, ठीक है। आपको हर एक दिन डेली पढ़ना है, टिक करते रहो कि मैंने आज कितना पढ़ा, क्या मैंने आज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बस यही जब आपका 1 महीना हो जाएगा, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, अब मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। यहीं तक आज के इस वीडियो को हम रोकते हैं। हाँ, लास्ट में भाई अब मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यदि आपको वीडियो कंटेंट या पढ़ाने का तरीका, कुछ चीज़ें यदि पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन दे देता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि इसी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी तैयारी के लिए, उनके कंटेंट के लिए मुझे और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो मैं खुद के अंदर भी सुधार करता हूँ कि आपके इस लाइक के आधार पर, ठीक है। जो दोस्त यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यकीन कीजिए कि आपको काफ़ी सारा यहाँ से डेटा मिलेगा,
ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करके वो जो एक साइड में घंटी होती है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो या यूट्यूब चैनल नहीं मिलता, लिंक दे दो या इस प्रकार से। यदि आप उसको प्रेस कर लेंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, तब आपके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तब आपको सभी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ओके, अब आपको बताना है कुछ 1-2 क्वेश्चन में आपको देकर जा रहा हूँ, जिसका कमेंट आपको आज की इस वीडियो में करना है। जिस भी दोस्त ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने का कार्य किया होगा इस पूरी वीडियो को, तो आपको यहीं से एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं और आपको उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं एक अच्छा सा ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आज काफ़ी डिटेल से बात भी की थी। तो आपको क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन आज का यह है, जो कि हमारे राज्य की, जो हमारा राज्य में महिला आयोग एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसकी अभी जो अध्यक्ष है उसका क्या नाम है, यह कमेंट करके आपने मुझे बताना है। उसका क्या नाम है यह कमेंट आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो यह आपको मुझे बताना है। हाँ, इसके साथ साथ द टीचर्स का जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिलेगा। कुछ लोग इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्यारे दोस्तों आपको वहीं से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर यह जो आप कार्य करवाते हो, जो पीडीएफ है वह हमें कहाँ से मिलेगी। तो प्यारे दोस्त, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर यदि आप जाते हो और जो आज का हमारा लेक्चर है तो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि आप बाद में जुड़ते हो, आप पूछोगे कि सर हम बाद में कैसे, या तो आप उसको स्क्रॉल कर लो तब आपको मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली हमें मैसेजेस भी कर सकते हो। आपको जितनी आपके पीडीएफ होंगी वह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, या डायरेक्ट इसके अंदर एक लिंक भी दिया जाता है आज की क्लास का डायरेक्ट लिंक, तो आप उस पर भी जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। द टीचर्स आपके साथ है, आपके सपनों को सपोर्ट करता है। अच्छी तरीके से पढ़िए, बस डिसिप्लिन में आकर आप पढ़िए, यकीन कीजिए कि नौकरी भी मिलेगी और बहुत कुछ आपको आगे भी मिलेगा। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइज। और हाँ, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा।